स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम एक सिंपल बिलीफ फॉलो करते हैं, अगर माइंड स्ट्रांग है तो फ्यूचर हमेशा हमारे साइड होता है। इस शो में हम एक्सप्लोर करते हैं माइंडफुलनेस, एआई और न्यूरोसाइंस के वो टूल्स जो लोगों को स्मार्टर सोचने, बेटर डिसीजंस लेने और इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में फ्यूचर रेडी बनने में मदद करते हैं। अमित कुमार सोनी जो है ICF PCC सर्टिफाइड कोच, ग्लोबल लर्निंग लीडर और AI एंड माइंडफुलनेस में PhD रिसर्चर, उन्होंने पिछले 15 सालों में काफी कुछ सीखा है और 30,000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अमित का मिशन है 5 मिलियन लोगों को अपग्रेड करना, ताकि वो आज के AI वाले जमाने में बेहतर सोच सकें, बेटर डिसीजंस ले सकें और अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकें। यहाँ हम सिंपल जुबान में बात करेंगे प्राचीन अध्यात्म, मॉडर्न माइंडफुलनेस, AI और ब्रेन के साइंस के उन तरीकों की जो रोज रोज की लाइफ में आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है Why you keep repeating old habits and how to rewire them। हम समझेंगे कैसे हमारे ब्रेन के ऑटोमेटिक पैटर्न्स यानी ऑटो पायलट मोड हमें बार बार वही हैबिट्स रिपीट करने पर मजबूर करते हैं। साइंस के लेंस से देखेंगे कैसे अवेयरनेस और न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू अपनी पुरानी सोच और बिहेवियर को रीवायर किया जा सकता है। अगर कोई अपनी बैड हैबिट्स छोड़ना चाहता है, फोकस इंप्रूव करना चाहता है या नई रूटीन बनाना चाहता है, तो ये एपिसोड उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा फील होता है कि दिन का एक बड़ा हिस्सा बस निकल गया, जैसे हम ऑटो पायलट पर चल रहे थे। ये पुरानी आदतें जानते हुए भी कि ये अच्छी नहीं है, हमसे छूटती क्यों नहीं? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सी फीलिंग है और इसके पीछे हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका है ना। फंडामेंटली हमारा ब्रेन 2 तरह के प्रोसेसेस इस्तेमाल करता है। एक है ऑटोमेटिक, मतलब स्वचालित, और दूसरा है कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रित। और हमारी ज्यादातर आदतें इसी ऑटोमेटिक वाली कैटेगरी में आती हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसेस, अच्छा, मतलब वो चीजें जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना सीख लेने के बाद या सुबह उठते ही फोन चेक करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ऑटोमेटिक प्रोसेसेस वो मेंटल एक्टिविटीज है जो बिना ज्यादा ध्यान दिए, अनजाने में और एफर्ट के बिना हो जाती हैं। जैसे आपने कहा, ड्राइविंग, चलना, साइकिल चलाना या फिर कुछ बहुत गहरी आदतें। इनकी खासियत ये है कि ये इनवॉलंटरी होती हैं, इनमें कम मेंटल एनर्जी लगती है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये कर रहे हैं। वक्त के साथ जो काम हम बार बार करते हैं वो ऐसी ही ऑटोमेटिक प्रोसेसेस बन जाती हैं, ब्रेन का एक तरह से डिफॉल्ट मोड। अच्छा, और दूसरा टाइप कंट्रोल प्रोसेसेस, वो कैसे अलग हैं? क्या यही वो हिस्सा है जो हमें बदलने में मदद करता है? हाँ, बिल्कुल। कंट्रोल प्रोसेसेस वो है जिन्हें हम जानबूझकर पूरे कॉन्शियस कंट्रोल में करते हैं। इनमें एफर्ट लगता है, फोकस चाहिए होता है, जैसे कोई नया स्किल सीखना, कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना या अभी इस डिस्कशन को ध्यान से सुनना। ये कॉन्शियस होती हैं, एफर्टफुल होती हैं और हमारी मेंटल कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, तो एक साथ कई कंट्रोल काम करना मुश्किल होता है। और हाँ, पुरानी आदतों को बदलने के लिए हमें इन्हीं कंट्रोल प्रोसेसेस को एक्टिवेट करना पड़ता है, मतलब उस ऑटो पायलट को ओवरराइड करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक हैबिट्स बनती कैसे हैं? मैंने सुना है एक हैबिट लूप होता है, ये क्या चीज है? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? नल, जैसे कोई जगह, समय, कोई इमोशन या कोई इंसान जो उस आदत को शुरू करता है। ओके। दूसरा है बिहेवियर, वो असल काम जो हम ट्रिगर के रिस्पॉन्स में करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिवॉर्ड, उस बिहेवियर से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, प्लेजर या रिलीफ। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकती हैं, जैसे शायद स्ट्रेस और स्मोकिंग का जो कनेक्शन होता है? हाँ, वो बिल्कुल सही एग्जांपल है। स्ट्रेस ट्रिगर, महसूस हुआ, सिगरेट पी बिहेवियर, थोड़ी देर के लिए टेंशन कम हुई, रिवॉर्ड। या फिर मान लीजिए बोरिंग हो रही है, ट्रिगर, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया बिहेवियर, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन या एंटरटेनमेंट मिला, रिवॉर्ड। ये लूप जितनी बार रिपीट होता है उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। ब्रेन उस बिहेवियर को रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। मतलब ब्रेन एक तरह से सीख जाता है कि हाँ, इसमें फायदा है, भले ही वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो। ये रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग जैसा कुछ है। प्रिसाइसली, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग पर ही चलता है। जब किसी बिहेवियर से रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन उस कनेक्शन को मजबूत करता है, एक तरह का न्यूरल पाथवे बना लेता है
और बार बार दोहराने से ये पाथवे इतना पक्का हो जाता है कि बिहेवियर बिल्कुल ऑटोमेटिक बन जाता है। ब्रेन ऐसा एनर्जी बचाने के लिए करता है ताकि हर छोटी चीज के लिए कॉन्शियसली सोचना ना पड़े, इसलिए वो आदतें बना लेता है, एक तरह का शॉर्टकट, यू नो। ओके, तो ये जो सिस्टम है जिसे डैनियल कानीमैन ने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा था, क्या ये वही ऑटोमेटिक और कंट्रोल प्रोसेसेस हैं? हाँ, काफी हद तक। कहनेमैन का मॉडल इसी ड्यूअल प्रोसेस थियरी का एक बहुत पॉपुलर वर्जन है, जिसे वो सिस्टम 1 कहते हैं। वो एसेंशियली हमारी टाइप 1 प्रोसेसेस हैं, तेज, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव, थोड़ी इमोशनल। हमारी आदतें, बायसेस, गट फीलिंग्स, वो सब इसमें आते हैं। और सिस्टम 2 यानी टाइप 2 प्रोसेसेस, वो धीमी, जानबूझकर की जाने वाली, लॉजिकल और एफर्ट वाली सोच है। जब हम कॉन्शियसली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या प्लान बनाते हैं, तब टाइप 2 एक्टिव होता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि रिसर्च ये भी कहती है कि ये इतना सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मतलब ब्रेन में फिजिकली 2 अलग सिस्टम नहीं है, और ये भी कि टाइप 2 हमेशा बेहतर या ज्यादा रैशनल हो, ये जरूरी नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई रिसर्चर्स अब सिस्टम 2 के बजाय टाइप 2 प्रोसेसेस शब्द इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि सिस्टम शब्द से ऐसा लगता है कि ब्रेन में 2 अलग फिजिकल जगह हैं, जो कि आमतौर पर सही नहीं है। ये बस 2 अलग तरह के प्रोसेसिंग स्टाइल्स हैं। और हाँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि टाइप 2 प्रोसेस हमेशा टाइप 1 से बेहतर या ज्यादा रैशनल हो। रैशनैलिटी तो एक व्यक्ति स्तरीय कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस स्तरीय नहीं। कोई प्रोसेस एफिशिएंट या इनएफिशिएंट हो सकती है। कभी कभी हमारा गट फीलिंग टाइप 1 ज्यादा असरदार हो सकता है मुश्किल सिचुएशंस में, और कभी कभी ज्यादा सोचना टाइप 2 पैरालिसिस का कारण बन सकता है। अच्छा, और एक डिफॉल्ट इंटरवेंशनिस्ट मॉडल का भी जिक्र था। इसका मतलब क्या है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर स्थितियों में हमारा पहला रिएक्शन टाइप 1 प्रोसेस से आता है, तेज, ऑटोमेटिक, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स। फिर अगर जरूरत हो, मोटिवेशन हो और मेंटल कैपेसिटी हो, तो टाइप 2 प्रोसेस इंटरवीन कर सकता है। हम रुककर सोच समझकर उस डिफॉल्ट रिएक्शन को बदल सकते हैं या उस पर कुछ और बना सकते हैं। आदत बदलने की पूरी कहानी इसी इंटरवेंशन की क्षमता पर निर्भर करती है। क्या हम उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को पकड़ पाते हैं और कॉन्शियसली एक अलग चॉइस ले पाते हैं? समझ गया। तो अगर टाइप 2 इंटरवीन कर सकता है, तो फिर भी आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम इतनी बार फेल क्यों हो जाते हैं? शायद इसलिए कि हमारा ज्यादातर वक्त टाइप 1 यानी ऑटो पायलट पर ही चलता है। एग्जैक्टली। रिसर्च बताती है कि हमारे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ अनुमानों के मुताबिक करीब 2/3 ऑटो पायलट पर ही चलता है। आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, मतलब उन्हें करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट या ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। और जब कोई चीज ऑटो पायलट पर चली जाती है, तो उसे कॉन्शियसली नोटिस किए बिना या इंटरवीन किए बिना बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, ये टर्म तो काफी सुना है। इसका आसान मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बदल सकता है? बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की एक कमाल की क्षमता है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस, लर्निंग या यहाँ तक कि चोट लगने पर भी अपने स्ट्रक्चर और कनेक्शंस को बदल सकता है। आसान शब्दों में, हमारा ब्रेन फिक्स नहीं है, ये प्लास्टिक है, मतलब मैलिएबल है, बदला जा सकता है। जब हम कोई नई आदत सीखते हैं या पुरानी बदलते हैं, हम लिटरली अपने ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं, वायर कर रहे होते हैं। वाओ! तो हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, जैसे वो फिक्शनल फियोना का एग्जाम्पल था सोर्सेज में, जो स्ट्रेस में शॉपिंग करती थी। उसे इस कॉन्सेप्ट ने कैसे मदद की होगी? हाँ, फियोना का केस लेते हैं। उसका लूप था स्ट्रेस, ट्रिगर, शॉपिंग, बिहेवियर, थोड़ी देर की राहत, रिवॉर्ड। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक पाथवे बन गया था। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि फियोना कॉन्शियसली इस पैटर्न को तोड़ सकती है। जब उसे स्ट्रेस महसूस हो, अगर वो शॉपिंग के बजाय एक नई हेल्दी एक्टिविटी चुने, जैसे वॉक पर जाना, किसी दोस्त से बात करना या गहरी सांसें लेना, तो वो अपने ब्रेन में एक नया पाथवे बनाना शुरू कर रही है। जितनी बार वो नया बिहेवियर चुनेगी, वो नया पाथवे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और शॉपिंग वाला पुराना पाथवे धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। इवेंचुअली हो सकता है कि नया बिहेवियर ही उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाए। अरे वाह, ये तो काफी होपफुल लग रहा है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर इस रीवायरिंग को करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या हैं?
माइंडफुलनेस का जिक्र बार बार आता है, क्या ये सिर्फ एक बज़वर्ड है या सच में काम करता है? नहीं नहीं, माइंडफुलनेस यकीनन एक बहुत पावरफुल टूल है, बज़वर्ड से कहीं ज्यादा। इसका सिंपल मतलब है अभी इस पल में पूरी तरह से जागरूक होना बिना किसी जजमेंट के, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और शरीर की सेंसेशंस को बस देखना जैसे वो हैं, उन पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट किए बिना। लेकिन ये आदत तोड़ने में कैसे मदद करता है? वो ऑटोमेटिक रिएक्शन को कैसे रोकता है? यही तो इसका मैजिक है। माइंडफुलनेस हमें ऑटो पायलट से बाहर निकालता है। हैबिट लूप में ट्रिगर और बिहेवियर के बीच का स्पेस अक्सर इतना छोटा होता है कि हम बस रिएक्ट कर जाते हैं, है ना? माइंडफुलनेस उस स्पेस को बढ़ाता है। जब आदत का अर्ज मतलब इच्छा उठती है, जैसे मीठा खाने की या फोन चेक करने की, तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाला इंसान रुक सकता है, एक गहरी सांस ले सकता है और उस अर्ज को नोटिस कर सकता है। अच्छा, मुझे ये अर्ज महसूस हो रहा है, मेरे शरीर में कैसा लग रहा है, ये कितना स्ट्रांग है। इस तरह ऑब्जर्व करने से बिना रिएक्ट किए हम उस अर्ज की पावर को कम करते हैं। हम ट्रिगर और बिहेवियर के बीच एक पॉज बटन दबा रहे हैं। इसी पॉज में चॉइस पैदा होती है, पुरानी आदत दोहराने के बजाय कुछ और करने की चॉइस। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी ये है कि जब अर्ज आए तो उससे लड़ने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना है, थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ। एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी और थोड़े काइंडनेस के साथ। खुद को कोसना नहीं है, बस देखें कि अर्ज कैसा महसूस होता है, बॉडी में कहाँ महसूस होता है और क्या वो हमेशा रहता है या लहर की तरह आता जाता है। अक्सर हम पाएंगे कि अगर हम उस पर एक्ट न करें तो अर्ज धीरे धीरे कम हो जाता है या चला जाता है। ये प्रैक्टिस आदत के ऑटोमेटिक लिंक को कमजोर करती है। ओके, माइंडफुलनेस के अलावा मेटाकॉग्निशन और सेल्फ रेगुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आए थे, इनका क्या रोल है? ये थोड़े टेक्निकल लगते हैं। नहीं, उन्हें सिंपल तरीके से समझते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना। ये अपनी सोचने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में अवेयर होना और उसे मैनेज करना है। हैबिट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी बनाना मतलब कैसे? जैसे पहले प्लान करना, मैं कौन सी आदत बदलना चाहती हूँ, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, जब ट्रिगर आएगा तो मैं क्या करूँगी, कौन सी नई स्ट्रैटेजी ट्राई करूँगी। फिर मॉनिटर करना, जो प्लान बनाया था वो काम कर रहा है, क्या मैं अर्ज को नोटिस कर पा रही हूँ, कब मैं प्लान से भटक रही हूँ। और आखिर में इवैल्यूएट करना, क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए इफेक्टिव है, क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। बेसिकली आप अपनी हैबिट चेंज प्रोसेस के प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। ओके, तो मेटाकॉग्निशन प्लान करने और ट्रैक करने में हेल्प करता है, और सेल्फ रेगुलेशन एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें मेटाकॉग्निशन शामिल है। इसमें अपने विचारों, भावनाओं और बिहेवियर को अपने लक्ष्यों के हिसाब से मैनेज करना आता है, जैसे मोटिवेशन बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, इम्पल्स कंट्रोल करना। मेटाकॉग्निशन हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे करना है, और सेल्फ रेगुलेशन उस करने की ओवरऑल क्षमता है। एक रेडिट यूजर ने सही कहा था, किसी भी बिहेवियर को बदलने का पहला स्टेप तो अवेयरनेस ही है। मेटाकॉग्निशन उस अवेयरनेस को एक्शन में बदलने का फ्रेमवर्क देता है। ये सब तो काफी यूजफुल लग रहा है। तो अगर हमें लिसनर्स के लिए कुछ कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल स्टेप्स समराइज करने हो तो वो क्या होंगे? सबसे पहले तो अपनी आदत के लूप को पहचाने। ट्रिगर क्या है, असल बिहेवियर क्या है और उससे तुरंत रिवॉर्ड क्या मिलता है, इसे कहीं लिख लेना भी मदद कर सकता है। दूसरा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। जब अर्ज आए पॉज लें, सांस लें, ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के, उस अर्ज को राइड आउट करने की कोशिश करें। और वो हेल्थ वाला पॉइंट भी जरूरी था, है ना, कि अपनी बेसिक जरूरतों का ध्यान रखना। हाँ, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर जब हमारी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती, हम ज्यादा वल्नरेबल होते हैं पुरानी आदतों में वापस जाने के लिए। कि आप भूखे हैं, गुस्से में या एंग्शियस हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, थके हुए हैं। इन स्टेट्स में विल पावर कम हो जाता है। तो सेल्फ केयर मतलब बैलेंस डाइट, पूरी नींद, इमोशंस को मैनेज करना, सोशल कनेक्शन, ये सब आदत बदलने का फाउंडेशन है। और नेगेटिव विचारों को चैलेंज करने की बात भी थी, वो 7 ड्राइवर्स ऑफ ओल्ड हैबिट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स, और उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बदलना। हाँ, हमारी अंदर की आवाज या सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होती है।
अगर हम खुद को कहते रहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या एक बार से क्या होता है, तो हम खुद को फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं। इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें कॉन्शियसली चैलेंज करना जरूरी है। जैसे ये मुश्किल है लेकिन मैं छोटे स्टेप्स ले सकता हूँ, या एक बार स्लिप हो गया तो कोई बात नहीं, मैं वापस ट्रैक पर आ सकता हूँ। पॉजिटिव और रियलिस्टिक सेल्फ टॉक मोटिवेशन बढ़ाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, स्टार्ट स्मॉल, मतलब एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश ना करना। एब्सोल्युटली। बड़े बदलाव अक्सर ओवरवेलमिंग हो सकते हैं और फेलियर के चांस बढ़ा देते हैं। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लें, एक छोटी सी आदत पर फोकस करें। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रातों रात नहीं होती, ये धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करने से होती है। छोटी जीतें मोमेंटम बनाती हैं। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी सजेस्ट की गई थी, जैसे कोई नई हॉबी, लैंग्वेज सीखना, नॉन डोमिनेंट हाथ इस्तेमाल करना, पढ़ना। ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करते हैं। हाँ, ये सब एक्टिविटीज ब्रेन को चैलेंज करती हैं, नए कनेक्शंस बनाती हैं और उसे फ्लेक्सिबल रखती हैं। एक एक्टिव और एंगेज्ड ब्रेन बदलाव के लिए ज्यादा तैयार रहता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक तरह से ये है कि आदतें जो ऑटोमेटिक प्रोसेस बन चुकी हैं, उन्हें बदलना चैलेंजिंग है क्योंकि वो ब्रेन में गहरे पाथवे बना लेती हैं। लेकिन थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी ये नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, हमारा ब्रेन बदल सकता है। माइंडफुलनेस हमें उस बदलाव के लिए जरूरी अवेयरनेस और वो पॉज देती है। मेटाकॉग्निशन हमें स्ट्रेटेजिक बनने में मदद करता है। कॉन्शियस एफर्ट, लगातार प्रैक्टिस और थोड़े धैर्य के साथ हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं और पुरानी आदतों की जगह नई हेल्दी आदतें बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए छोड़ते हैं। हमने सेल्फ टॉक की बात की, तो क्या कॉन्शियसली अपनी अंदर की आवाज को बदलना, जिस तरह हम खुद से बात करते हैं, आदत बदलने की प्रक्रिया को काफी तेज कर सकता है? या फिर क्या कुछ आदतें इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं, शायद हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा, कि उन्हें पूरी तरह खत्म करने के बजाय उन्हें मैनेज करना ही एक ज्यादा रियलिस्टिक गोल है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद द माइंडफुल इंटेलिजेंस हिंदी पॉडकास्ट सुनने के लिए। आज हमने सीखा कि हैबिट्स को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, उन्हें रीवायर करना पड़ता है और उसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आज के एपिसोड ने आपको अपनी हैबिट्स और थिंकिंग के पैटर्न पे सोचने का नया एंगल दिया हो तो इसे शेयर करें और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, स्मॉल चेंजेस डेली करते रहिए, वही रीवायरिंग बन जाती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।